जो पहला फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पुल से पत्थर को गिराया गया है, तो यहाँ पर उसका जो है 2 सेकंड लगता है उसको नीचे गिरने में, तो पुल का ऊंचाई पता करना है। तो यू हो गया 0, ऐसे गिराया गया है, तो हमको निकालना है एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू 0 होने का कारण टर्म में हट गया, तो एच इक्वल्स टू 1/2 गुने 9.8 गुने 2 के स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग यू जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा। इसका फार्मूला इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। जी यहाँ पे 9.8 दिया हुआ है, यू जो है 15 का स्क्वायर कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एच दिया हुआ है कि 20 मीटर ऊंचाई से हम लोग छोड़ते हैं तो यू हो गया 0 और ज़मीन पर टकराते हैं, यानी कि भी हम लोग को निकालना है। तो भी निकालने के लिए हम लोग का एक फार्मूला हो जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू 0 हो जाएगा, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुने जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 गुने 20, यानी कि भी हम लोग का 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ से हो जाएगा। कह रहा है कि एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर फेंका जाता है तो 3 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट जाता है, यानी कि टी इज इक्वल टू यू बाई जी। यहाँ से हम लोग को यू निकालना है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8, टी जो है हम लोग का 3 दिया हुआ है, यहाँ से यू निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग को एच दिया हुआ है, कह रहा है कि जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो 19.6 मीटर तक बॉल जाता है, उसके बाद रुक जाता है, तो उसको लग रहा है कि यू पता करना था। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होता है, जी पता है, ये एच पता है, गुना करके यहाँ से यू निकाल लेंगे। यू निकल जाएगा तो हम पूछ रहे हैं वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगा, तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी होता है, उससे हम लोग को टाइम भी निकल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कह रहा है कि एक 100 मीटर ऊंचे जगह से हम लोग पत्थर को गिराते हैं और हम लोग जमीन इधर से भी एक 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक पत्थर को फेंक देते हैं, कौन से हाइट पर जाके वो दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, मान ली यहाँ से जाके यहाँ तक गिरा होगा, इधर से जाके यहाँ तक गया होगा, इस पर जगह पर कहीं मिला होगा, ऐसा मान सकते हैं। इसका हाइट हो गया अगर h1, इसका हाइट हो गया h2, तो h1 प्लस h2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए ना, वही डिस्टेंस है ना, 100 मीटर है, तो h1 प्लस h2 हम लोग को कितना होगा, 100 मीटर। तो h1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल्स टू h1 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से यू टी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यू 0 है पहला केस में, ऊपर से नीचे वाले में, और नीचे से ऊपर वाला में देखते हैं h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, फिर से लिखते हैं हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पता ही है 100 मीटर। इसके बाद क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यू टी इक्वल टू 100, तो यहाँ से यू हो गया 25, तो टी हो जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद जो है ये एक दूसरे से मिलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे से ऊपर जाकर फिर नीचे आने में लगा टोटल टाइम जो है 10 सेकेंड है, तो हमको पता है टी इज इक्वल्स टू टू यू बाई जी होता है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 है, तो हो जाएगा यहाँ से हम लोग का 2u हो जाएगा, 2u इक्वल्स टू हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड, यानी यू हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। यू हम लोग का हो गया 49 मीटर पर सेकेंड, वो यू निकलने गया। अब मैक्सिमम हाइट एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 9.8, हम लोग कट छट के जो है आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसको चोटी से ऊपर से गिराया गया है, तो 4.9 मीटर दूरी आने में उसको कितना समय लगेगा। तो एच दिया हुआ है 4.9, यू हो जाएगा हम लोग को 0, जी पता ही है, हम लोग को निकालना है टाइम, तो एच 4.9 इज इक्वल्स टू यू 0 होने के कारण कैंसिल हो जाएगा 1/2 गुने 9.8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर से हम लोग टी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, एक पत्थर जो है वो 5 सेकंड में आके ऊपर से गिरने पर धरती से टकराता है, तब उसका जो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी निकालना था। एवरेज वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, जहाँ से इनिशियल जो है वो 0 ही है, लेकिन ऊपर से गिर रहा है तो 0 हो गया यू, यानी हम लोग को v/2 भी निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो 5 सेकंड में टी दिया हुआ है कि 5 सेकंड में आकर टकराता है, टी इक्वल्स टू हो जाएगा u बाई जी। जी हम लोग को पता ही है, यहाँ से हम लोग का u निकल जाएगा, सॉरी वही भी निकल जाएगा, t इक्वल्स टू v/g करेंगे ना, यहाँ से हम लोग का v निकल जाएगा,
भी निकालने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, इसमें v/2 कर देंगे तो हम लोग का एवरेज औसत चाल भी निकल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो तो उसका भार क्या होगा। कर रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो भार निकालना है। W = mg होता है, तो m हो गया 5, g के वैल्यू 9.8 ले लेंगे तो वहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, एक मनुष्य का जो है भार दिया हुआ है और g का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग का निकालना है। तो W यानी कि 600 = m × 10, यानी कि m यहाँ से आ जाएगा 60 kg। कह रहे हैं कि यदि वही मनुष्य चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार तथा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो हर जगह 60 kg का 60 kg रह जाएगा। भार जो है वो 600/6 यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। और 100 न्यूटन होने के बाद 100 मास हो गया 60, यहाँ से हम लोग को जी निकाल लेंगे। जी निकालने के लिए 100/60 हो जाएगा, यानी कि 5/3। ये हम लोग का जी का वैल्यू आ जाएगा चंद्रमा पर। एक आदमी है वो 70 kg का है, उसका चंद्रमा पर जो है भार निकालना है। तो W = mg होता है, m हो गया 70 और g हो गया 1.63 kg। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 90 kg है। तो यहाँ पे जो मास है वो 90 kg है, तो मंगल पर भी 98 kg होगा। लेकिन बोल रहा है कि वहाँ पे जो द्रव्यमान जो है वो 1/9 हो जा रहा है और रेडियस जो है वो आधा हो जा रहा है। यानी कि फार्मूला है g = gm/r²। यहाँ पर g/9 हो जाएगा और r/2 हो जाएगा, जिस कारण हो जाएगा gm/r² × 4/9। तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 9.8, तो यानी 9.8 × 4/9 हो जाएगा। तो हम लोग का नया जो g हो गया वो कितना हो गया 9.8 × 4/9 हो गया। हम लोग को मास पता है 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 98 × 4 जो है इतना न्यूटन जो हो गया वो मंगल ग्रह पे भार हो जाएगा हम लोग का आंसर। ग्रेविटेशन के हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। अब वाला क्वेश्चन है कि वैक्यूम में, निर्वात यानी वैक्यूम में जब भी फ्री फॉल करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो जी जो है वो बिल्कुल सेम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर ग्रेविटेशन दो चीज़ है, एक और दूसरा, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन जो है किस प्रकार से रखेगा, तो वो जो है F = gm1m2/r²। तो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वही वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है डिपेंड नहीं करता है इस क्वेश्चन है। तो ये जो F = gm1m2/r², तो मास पे करता ही है, r² से डिस्टेंस पे करता ही है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये जो कैपिटल वाला जी आता है उस पर करता ही है, तो उसके उनके बीच में माध्यम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जी जो है उसका कौन सा ऑप्शन सही है। पृथ्वी के सभी जगह पर मान बराबर नहीं होता है, पोल पे ज़्यादा होता है इक्वेटर के मुकाबले, सभी स्थान पर बराबर नहीं होता है, गलत हो गया। चंद्रमा पर अधिक होता है क्योंकि वहाँ पर रेडियस कम है, नहीं, रेडियस कम है तो उसका मास भी तो काफ़ी ज़्यादा कम है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, सही बात है। धरती के एक्सिस पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे, धरती के जो लैटिट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। लैटिट्यूड हो गया कि कहाँ पे रेडियस ज़्यादा है कहाँ पे रेडियस कम है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वेश्चन कर रहा है कहाँ पे सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू होता है, तो पोल पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, लेकिन ऑप्शन को घुमा दिया है, पोल ना लिख के लिख दिया है क्या अंटार्कटिका है किसी स्थान। अंटार्कटिका कहाँ है, पोल पे ही तो है, पोलर रीजन में ही है। 7 नंबर क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे दे रहा है कि उसके केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या दुगुनी है, तो यानी r की जगह पर 2r कर देना है और बस सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग को जी ही निकालना है और यहाँ पे जो रेडियस है वो अर्थ के आधा हो गया, तो रेडियस के जगह r/2 लिख देंगे। और उसके बाद है कि उसके द्रव्यमान तथा रेडियस और उसको मास भी है वो भी m/2 हो जा रहा है, तो उसको उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 19.6। इसको सॉल्व करते टाइम क्या होगा, जैसे यहाँ पे यहीं पे देखते हैं, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो 4² अलग से हो जाएगा और gm/r² के जगह पर क्या लिख देंगे 9.8 लिख देंगे, उस हिसाब से सॉल्व कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुक्त रूप मतलब कि फ्री फॉल कर रहा है ऊपर से छोड़ने पर, मतलब विराम मतलब u = 0 से छोड़ा गया है, तो उसका जो तय किया गया दूरी है वो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, तो गिरने के कुल समय पे नहीं करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला होता है
एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाला तो जीरो ही हो गया, अभी आराम से गिरना शुरू किया है तो जब टाइम के स्क्वायर से रिलेट करेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा पर, पृथ्वी पे 1 हो गया और चंद्रमा पे 1/6 हो गया। इसके कारण मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो जाएगा तो 6/1 हो जाएगा, ना कि 1/6। ये वाला ऑप्शन सही होगा। और भार क्या होता है, वेट क्या होता है, उसका डिफिनेशन बोल रहा था। इनर्शिया से डिपेंड ही नहीं करता है, कहता है यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान के बराबर बिल्कुल नहीं होता, अलग होता है। उस वस्तु में पदार्थ डेंसिटी पे नहीं करता। पृथ्वी द्वारा जो उस पर बल लगाया जाता है W = mg फार्मूला, तो यहाँ पे g जो है वो पृथ्वी के द्वारा उस पर लगाया जो आकर्षण बल है उसके बराबर होता है। क्वेश्चन है किसी वस्तु को इक्वेटर से ले जा रहे हैं हम लोग पोल के पास, तो क्या होगा, उसका वेट जो है W = mg होता है, तो g जो है बढ़ेगा, g बढ़ने के साथ साथ वेट भी बढ़ जाएगा। जी जो कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका जो यूनिट पूछा है, ऐसा यूनिट पूछा था Nm²/kg²। उसका वैल्यू पूछ रहा है 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻11। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m, उनके बीच की दूरी r, यहाँ पे कैपिटल m होगा, गलती से दिया है, सिंपली फार्मूला पूछ रहा है तो F = g mm/r² हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। भार जो है सबसे अधिक होता है पोल पे, केंद्र पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी हो गया, जैसे केंद्र पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है बिल्कुल। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो उस वस्तु का भार W = mg फार्मूला हो रहा है। यदि ध्रुवों का गुरुत्वीय त्वरण g/p, अच्छा मतलब कहाँ सबसे अधिक होता है, तो पोल्स पे अधिक होता है इक्वेटर के मुकाबले। g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो सभी ग्रह पर समान रहता है, सभी ग्रह पर, कहीं भी किसी भी ग्रह पर चल जाइए सभी ग्रह पे बिल्कुल सेम होगा। कर दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस प्रकार होता है, उनके बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये गलत हो गया। उनके बीच के दूरी के वेग कहाँ से, वेलोसिटी का काम ही नहीं है, द्रव्यमानों के गुणनफल, सही बात है, दोनों के वजन जो होता है m1 m2 हो जाता है, तो ये सही हो गया। जो g होता है वो किस पे जब से डिपेंड करता है, हालांकि और इसमें जो है ऑप्शन A B भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन C है। इसमें कह रहा है कि इसे अर्थ धरती हो गया, इसे ऊपर ले जाने पर जी घटता है, नीचे भी ले जाने पर जी घटता है, तो उसी को समराइज करके C में लिखा हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लैटिट्यूड के अनुसार बदलता है, अक्षांश के अनुसार ये बदलते रहता है, ये ज़्यादा सही आंसर है, इसीलिए C होगा। गुरुत्वीय त्वरण जो G है उसका वैल्यू, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 किलो है, तो इसका भार चक्कर काटने वाले जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है उसमें कितना होगा, तो फार्मूला होता है W = mg। जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है तो वहाँ पे g हो जाता है 0, तो उसका भार भी हो जाएगा 0। पृथ्वी अपनी गति को कितने गुना बढ़ा देगी, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से वाले वस्तु से संपर्क छोड़ देगा, 17 गुना बढ़ाने पे इक्वेटर जो है वहाँ पे जी का वैल्यू जो है 0 हो जाता है बिल्कुल, 17 गुना और उसका रोटेशनल स्पीड बढ़ा दिया जाए तो। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट एक समान वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन जो है बिल्कुल ही अपरिवर्तित रहेगा और समान वेलोसिटी से जा रहा है। तब लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है और लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेटेड है, मतलब कि आदमी उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, फिक्स वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि W = mg प्लस a हो जाएगा, तो उसका वजन जो है बढ़ता हुआ लगेगा, कि g + a हो जाएगा वहाँ पे। ग्रह कैसे चलता है, ग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण बल से ही चलता है। उपग्रह चलता है पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण का, ना बता दो, जो पृथ्वी का उपग्रह होगा पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उसके कारण चलेगा, जो जुपिटर का होगा जुपिटर के कारण चलेगा, पृथ्वी का है तो पृथ्वी के कारण नहीं होगा। यदि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना हो तो दिन का अवधि जो है वो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, एटमॉस्फेयर के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो कि सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है, तो उसके कारण क्या होगा
कि वो तो ज़्यादा है सूर्यास्त, लेकिन टोटल 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो, इसलिए दिन का अवधि जो है वो घट जाएगा। और पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन जो है वो क्या होगा, वजन जो है वो बढ़ जाएगा। पृथ्वी घूमना बंद करने के कारण वजन जो है वो बढ़ जाएगा। इसको सिंपली याद कर लेना है कि अब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो वजन जो है वो बढ़ जाएगा। पृथ्वी के रेडियस को आधा हो जाए, उसका वजन जो है वो नहीं बदले तो दिन कितने घंटे का होगा। रेडियस को आधा कर दीजिएगा और वज़न को सेम रखिएगा। तो पहले 24 था, अब उसको डिवाइड कर दीजिए 2 के स्क्वायर से, आधा कर दिए, r/2 कर दिए, 24/4 तो हो जाएगा 6 घंटा। तो दिन जो है वो 6 घंटा का हो जाएगा। कह रहा है कि लिफ्ट में कब जो आदमी का वज़न जो है जो ओरिजिनल वज़न से कम होता है, तो जब नीचे आता है तो क्या होता है कि G- हो जाता है। G- होने के कारण आदमी का वज़न जो है ओरिजिनल तब से कम होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण होती है। तो ब्रह्मगुप्त जो थे वो सब न्यूटन से ही पहले बता दिए थे कि धरती जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। कौन बताए थे? ब्रह्मगुप्त बताए थे। किसी की वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। धरती के केंद्र पर रखिएगा, उसमें उसका वज़न जो है सबसे कम होगा। काहे कम होगा कि वहाँ पे जी जो है सबसे कम लगता है। इक्वेटर पे जो है जी सबसे कम लगता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ के परमाणु जो है एस्केप वेलोसिटी से भाग जाते हैं। जितना ज़्यादा सूरज की लाइट पड़ता है तो एस्केप वेलोसिटी होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, उससे ज़्यादा स्पीड से भाग जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कह रहा है कि किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। सही बात है, अलग अलग जगह जाइएगा अलग अलग होगा ग्रेविटेशनल। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, आकाश में समान रहता है। हाँ, द्रव्यमान हर जगह फिक्स रहेगा, भार बदलता है, द्रव्यमान फिक्स रहता है। किसी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। हाँ, जी को बैलेंस करने के बाद ही लगता है, जी वहाँ पे 0 हो जाता है, तभी भारहीनता आता है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता ही नहीं है। बस बताइए, बात खत्म से कीजिए। कभी भी आपका भार और द्रव्यमान समान सेम जो है वो नहीं होगा। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति के कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। जो इसमें ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा आदमी कंफ्यूज होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि एक्सटर्नल ग्रेविटी नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो होता है ऑर्बिट का, जो ऑर्बिट का एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है किसके? एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल ग्रेविटी। उसके ऑर्बिट का जो, जैसे मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है, वो भी तो अपने ऑर्बिट में मान लीजिए घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन उसका जो ग्रेविटेशन होता है और जो एक्सटर्नल ग्रेविटेशन होता है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तभी जाके इसे भारहीनता आता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल ग्रेविटी जो होता है लेकिन अंदर नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि एनर्जी नहीं होता है। डी ऑप्शन तो इजीली छाड़ सकते हैं कि एनर्जी नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष के यान के अंदर नहीं होता है, तो इसको भी छाड़ सकते हैं क्योंकि बाहरी गुरुत्वाकर्षण भी वहाँ पे उतना नहीं होता है, तभी तो सैटेलाइट में है। इसके बाद कह रहा है कि ये ए और बी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है आदमी कि इसमें कह रहा है कि एक्सटर्नल ग्रेविटी नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया आंसर ये हो जाएगा जिसके जो ऑर्बिट का जो ग्रेविटेशन होता है, जिस ऑर्बिट पर सैटेलाइट मूव करता है, वो एक्सटर्नल ग्रेविटेशन को कैंसिल आउट कर देता है, जिसके कारण मोशनलेसनेस वहाँ पे हो जाता है। एक जो भूउपग्रह जो सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, तो किस कारण से मूव करता है? जो धरती उस पर जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसी कारण जो है मूव करते, धरती के द्वारा लगाए जाने के कारण ही मूव करते रहता है। भारहीनता क्या होता है? तो जब जीरो ग्रेविटी होता है, जीरो ग्रेविटी होता है, वही भारहीनता होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी या चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है भारहीनता को वेटलेसनेस कहा जाता है। वेटलेसनेस, बहुत जगह मोशनलेसनेस बोल दिए, भारहीनता को वेटलेसनेस बोला जाएगा, आपसे याद रखना होगा वेटलेसनेस। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वहाँ पे उसका भार जो है घट जाता है, 1/6 हो जाता है। किसी पिंड का भार सबसे ज़्यादा पोल्स पे होता है। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है कौन लाए? तो न्यूटन लाए थे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन लाए थे।
वेटलेसनेस की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार जो है वही रहेगा। वेटलेसनेस में एक मोमबत्ती का जो फ्लेम रहता है वही का वही रहेगा। एक ऊंची इमारत से गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। 3 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो देखते हैं, ऊंची इमारत से गिराया गया, u दिया है, v निकालना है, t दिया है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगाएंगे तो हम लोग v निकल जाएगा। u दिया हुआ है 9.8, a दिया हुआ है, ऊपर से गिर रहा है तो प्लस में होगा, a भी दिया हुआ है 9.8, t दिया हुआ है 3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 29.4 आ जाएगा। एक वस्तु का जो वजन है वो 100 किलोग्राम है, जी का वैल्यू 10 है, मैंने इक्वेटर वाला। अगर चंद्रमा पर इसका वैल्यू जो है g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का क्या होगा? सीधे 100 बटे द्रव्यमान, सॉरी देखिए कितना मैंने क्वेश्चन घुमाया, द्रव्यमान पूछ रहा है। द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, कहीं भी लेके चले जाइए, 100 किलो का 100 किलो ही रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह। 100 द्रव्यमान जो है 100 किलो का 100 किलो ही रहेगा, कहीं भी लेके चले जाइए। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन की सिंक्रोनाइजिंग सेटेलाइट जो होता है, जो सिंक्रोनाइजिंग तुल्यकारी सिंक्रोनाइजिंग सेटेलाइट, तुल्यकारी उपग्रह, यानी इसको सिंक्रोनाइजिंग सेटेलाइट याद रखना। सिंक्रोनाइजिंग सेटेलाइट जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है सिंक्रोनाइजिंग सेटेलाइट। उसके बाद है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला तो वही का वही रहता है, तो वेटलेसनेस से पता नहीं है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से गायब हो जाए तो कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान तो हमेशा वही रहेगा, भार शून्य होगा कि जी जो है वो 0 होगा, जिसके कारण वस्तु का भार 0 हो जाएगा। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी क्षेत्र पर अधिक उछलती है क्योंकि पहाड़ पर पृथ्वी का जो जी जो होता है वो कम हो जाता है, वहाँ पे जी जो है काफ़ी कम होने के कारण बॉल जो है बहुत ज़्यादा उछलने लगता है, जी कम होने के कारण। किसी भी आर्टिफिशियल तुल्यकारी यानी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ये सब जो होता है, यहाँ पे भी एक था कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ये सब सेटेलाइट जो होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, और यहाँ पे है कि उसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है 36,000 किलोमीटर होता है। अगर एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो उसका भार है वास्तविक भार से कम होता है तो नीचे जाता है तब कम होता है, g-a होता है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होता है उससे बाहर एक गेंद गिराया जाएगा तो गेंद क्या होगा? तो वो गेंद भी जो है उसी जो है ऑर्बिट में लगातार घूमते रह जाएगा, वो धरती पर आएगा नहीं, चंद्रमा पर कैसे चल जाएगा, पृथ्वी पर भी नहीं जाएगा। वो क्या होगा कि उसी ऑर्बिट में वो भी घूमते रहेगा, जैसे सेटेलाइट है वो गेंद से बाहर गिरेगा वो भी उसी सेटेलाइट के ऑर्बिट पे घूमते रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसे धरती ग्रेविटेशनल लगाएगा उसी का। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, यहाँ पे g+a हो जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। सही बात है, वेट तो चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.31 सेकंड से फेंका तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, इसके वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा। जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है उसका टाइम पीरियड जो है 24 घंटा है, तो टाइम पीरियड 24 घंटा है। पृथ्वी के तल से जो इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग।